नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में शिवाजी, वीर शिवाजी और मराठा साम्राज्य का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शिवाजी का परिचय, शिवाजी की जो संघर्ष हुए, जो उन्होंने अभियान चलाए, उसके बाद उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ और उनके प्रशासन कौन कौन से थे, और मराठा साम्राज्य का उदय और उसका कारण क्या था, और शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ये सब हमने इसके पहले वीडियो में देखा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पेशवाओं का इतिहास। पेशवाओं का इतिहास जो है हमारे परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आज के ही वीडियो में मैं इसे समाप्त करूँगा। दोस्तों देखिए, ये जो नोट्स है ये बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। इसको आपको मतलब ये किताब है, समझ लीजिए। पूरा एक एक पॉइंट इसमें लिखा गया है। इसको आप लोग देख लेंगे सिर्फ वीडियो, तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त कराएगा ये। और अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैं फ्री में ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। 63 86 79 35 72 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 63867935 और 72 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी दोस्त को अगर यह नोट्स चाहे तो वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। बहुत ही सिंपल भाषा में बनाया गया है। चाहे जो व्यक्ति होगा वो इस नोट्स को पढ़ लेगा और ख़ुद से ही समझ सकता है। तो चलिए हम लोग अपने इतिहास के आज के टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है पेशवाओं का इतिहास। पेशवाओं के इतिहास में जो प्रथम पेशवा जो बना उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल जो था वो 1713 से 1720 ईस्वी था। 1713 से 1720 ईस्वी था। इन्हीं को बालाजी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ये मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा थे। इसे ही मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसने ही छत्रपति साहू, इसने यानी कौन? बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू को उसके गर्दिश के दिनों में सहयोग किया था। इसलिए जब साहू जी छत्रपति बने तब इसने 1713 ईस्वी में बालाजी प्रथम को पेशवा बनाया। तो बालाजी प्रथम को पेशवा किसने बनाया? तो छत्रपति साहू जी थे जिन्होंने इसे बनाया। तो इसका शासनकाल जो था वो 1713 से 1720 था। तो इसी शासनकाल में 1719 में एक समझौता होता है जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली का समझौता। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। यह समझौता सैयद बंधुओं और मराठों के बीच में हुआ। तो दिल्ली का समझौता किसके बीच में हुआ? सैयद बंधुओं और मराठों के बीच में हुआ। इस पर हस्ताक्षर जो है वो मुगल बादशाह रफ़ी उद दरजात ने
और साहू जी महाराज ने किया था। इसे दिल्ली का समझौता इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर मुगल बादशाह ने दिल्ली पर हस्ताक्षर किया था। समझौते की पृष्ठभूमि क्या थी? तो उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में कई समूह विद्यमान थे। इसी में से एक समूह हिंदुस्तानी दल के नेता अब्दुल्ला और हुसैन अली का था। ये दोनों भाई भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये किंग मेकर क्यों जाने जाते हैं किंग मेकर के नाम से? क्योंकि इन्होंने क्रमशः फर्रुखसियर, किसको फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह नामक 4 बादशाहों को उनकी कुर्सी पर बैठाया था। किसको? फर्रुखसियर को, रफ़ी उद दरजात को, रफ़ी उद दौला को और मोहम्मद शाह नामक कुल 4 बादशाहों को उनकी गद्दी पर बैठाने वाला कौन था? वो था अब्दुल्ला अली और हुसैन अली। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है सैयद बंधु। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है वह है फर्रुखसियर के समय में सैयद बंधुओं के मध्य, फर्रुखसियर जब बादशाह बना तो इसके मध्य जो सैयद बंधु थे उनसे कुछ विवाद हो गया उसके मध्य। तो इसलिए सैयद बंधु मराठा से सहायता लेने के लिए दिल्ली की संधि करनी पड़ी। किसको? सैयद बंधुओं को जो है मराठा से सहायता लेने के लिए दिल्ली की संधि करनी पड़ी। तो इस दिल्ली की संधि की कुछ शर्तें हैं। चलिए देखते हैं दिल्ली की संधि की शर्तें। इस संधि द्वारा मराठों ने सैयद बंधुओं का सहयोग करने का निर्णय लिया और अगर आवश्यकता पड़ी तो 15,000 का मराठा सेना देने की बात भी कही। इसी के द्वारा मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी मराठों को प्रांत होने की बात शामिल थी। इसी के द्वारा मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रांतों से चौथ एवं सरदेशमुखी प्राप्त होने की बात भी कही गई दिल्ली के संधि के शर्तों के अनुसार। इसी संधि द्वारा मुगल बादशाह ने साहू जी को महाराष्ट्र क्षेत्र और अन्य विजित क्षेत्रों का स्वामी माना। एक नोट है, इम्पोर्टेंट है। विदेशी इतिहासकार रिचर्ड्स टेम्पल ने इस संधि की शर्तों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया कि इसकी शर्तें मराठों के पक्ष में थी। इसकी शर्तें किसके पक्ष में थी? दिल्ली की शर्तें वो मराठों के पक्ष में थी। इसलिए इन्होंने इस संधि के बारे में कहा कि यह संधि मराठों के लिए महान संधि या महान अधिकार पत्र या इसी को मैग्ना कार्टा था। मराठों के लिए यह क्या था? मैग्ना कार्टा। चूँकि इस संधि के शर्तों पर मुगल बादशाह रफ़ी उद दरजात ने दिल्ली में हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसे दिल्ली के संधि के नाम से जाना गया। दिल्ली के संधि के नाम से क्यों जाना गया इस संधि को? क्योंकि इस पर मुगल बादशाह रफ़ी उद दरजात ने दिल्ली में हस्ताक्षर किया था। अब अगला पॉइंट हमारा है जो कि दूसरा पेशवा बनकर आता है। वो कौन है दूसरा पेशवा? वो है बाजीराव प्रथम। इनका कार्यकाल
1720 से 1740 ईस्वी था। यह प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। बाजीराव प्रथम जो था यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। पेशवा बनने के बाद इसने मुगलों के परिप्रेक्ष्य में अपनी नीतियों की घोषणा करते हुए कहा कि आओ मिलकर हम इस मुगल वृक्ष के जड़ पर प्रहार करते हैं, जिससे इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। तो यह कथन आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये किसका कथन है, और ऐसे दे देगा कि आओ मिलकर हम इस मुगल वृक्ष के जड़ पर प्रहार करते हैं, इससे इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। तो यह कथन जो है बाजीराव प्रथम ने कहा। इसके प्रति उत्तर में यानी इसका उत्तर देते हुए तत्कालीन मराठा छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि तुम यह काम कर सकते हो, क्योंकि तुम योग्य पिता के योग्य संतान हो। अगला पेश है कि पेशवा और निजाम का संघर्ष। इसी के शासन काल में पेशवाओं और निजाम, जो कि निजाम कहाँ रहते थे, ये हैदराबाद में स्थित हैं, इनके बीच संघर्ष होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। बाजीराव प्रथम के समय में हैदराबाद के निजाम ने मराठों की सीमा पर आक्रमण करके मराठा क्षेत्र में अशांति उत्पन्न करी। तब बाजीराव प्रथम 1728 ईस्वी में निजाम को पराजित करके एक संधि के लिए बाध्य किया। क्या इसमें कहा गया है, समझने वाली बात है कि पेशवा जो और निजाम में संघर्ष होता है 1728 ईस्वी में। तो बाजीराव प्रथम जो है उसी के समय काल में हैदराबाद के निजाम ने मराठों की सीमा पर आक्रमण करके मराठा क्षेत्र में अशांति पैदा करने की कोशिश की। तब बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में निजाम को पराजित करके एक संधि के लिए बाध्य किया। तो वह संधि क्या था उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो वह संधि था मुंगी सिउ गांव की संधि, जो कि 1728 ईस्वी में होती है। मुंगी सिउ गांव की संधि 1728 ईस्वी। यह संधि मराठों और निजामों के बीच हुई। इसके माध्यम से निजामों ने मराठों के क्षेत्र को मराठों को दे दिया। मुंगी सिउ गांव की संधि द्वारा निजाम जो थे वो मराठों के जो क्षेत्र लिए थे वो मराठों को दे दिया, वापस कर दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं बाजीराव की गुजरात और मालवा की विजय। बाजीराव प्रथम जो था उसके समय में गुजरात और मालवा पर विजय पाया गया। गुजरात हमारा जो है इस स्थान पर गुजरात है। इस पे इस पर विजय जो है स्थापित करने वाला कौन था, वो था बाजीराव। और इसी के साथ यह मालवा जो कि बाजीराव ने पश्चिम भारत में स्थित गुजरात के ऊपर आक्रमण करके इसकी विजय कर ली थी और मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। गुजरात विजय के बाद बाजीराव ने उत्तर भारत, किस स्थान पर, उत्तर भारत यानी इस साइड, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में इस स्थान पर मध्य में स्थित मालवा क्षेत्र की विजय भी कर ली। मालवा क्षेत्र की विजय भी कर लिया।
इसके बाद आता है बाजीराव की बुंदेलखंड का विजय। बाजीराव की बुंदेलखंड की विजय। बुंदेलखंड सूबे का मुखिया छत्रसाल था। बुंदेलखंड सूबे का मुखिया कौन था? छत्रसाल था। इसके ऊपर प्रयागराज के मुगल सूबेदार मोहम्मद वंगस पठान के आक्रमण करने की चेतावनी दी गई थी। यानी मोहम्मद वंगस पठान जो था वह छत्रसाल को चेतावनी दिया था कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता हूँ या आक्रमण कर सकता हूँ। तो इससे डरा हुआ या छत्रसाल जो है ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से सहयोग मांगा। कौन? छत्रसाल उससे डरा था, इसलिए उन्होंने सहयोग मांगने के लिए जो बाजीराव प्रथम है उसके पास सहयोग मांगने के लिए गया। तो तत्पश्चात इसने छत्रसाल को सहयोग देकर बंगस पठान को पराजित कर दिया। बंगस पठान को पराजित कर दिया। इसके बाद पेशवा के सम्मान में छत्रसाल ने एक दरबार लगाया। इसी में प्रसिद्ध नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया गया। तो मस्तानी को किस समय प्रस्तुत किया गया? तो जब वंगस पठान को पराजित किया गया था उसी समय छत्रसाल जो है वह एक दरबार लगाता है और प्रसिद्ध नर्तकी मस्तानी को उसमें प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमारा आता है पेशवा के समय में जन्मे अन्य मराठा सरदार। यानी बाजीराव पेशवा जो थे, बाजीराव प्रथम जो थे, उनके समय में जो मराठा साम्राज्य में सरदार थे, मराठा सरदार जो आए वो कौन कौन हैं देखते हैं। तो बाजीराव फर्स्ट के समय में ही मराठा क्षेत्र में कई क्षेत्रीय मराठा सरदारों का उद्भव हुआ। मराठा सरदारों का उद्भव हुआ। इसमें सबसे पहले जो हैं मराठा सरदार वो हैं बड़ौदा के गायकवाड़। बड़ौदा के गायकवाड़। इसके बाद दूसरे पर जो हैं वो ग्वालियर में कौन है? सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। तीसरा है इंदौर के कौन? होलकर। इंदौर में होलकर। और चौथा है नागपुर में भोंसले। तो कौन कौन मराठा सरदार हैं? मराठा सरदार सबसे पहले तो ये बाजीराव फर्स्ट के समय में इनका उद्भव हुआ और बड़ौदा से गायकवाड़, ग्वालियर से सिंधिया, इंदौर से होलकर और नागपुर से भोसले नामक मराठों का उद्भव हुआ। मराठा सरदारों का उद्भव हुआ। वर्ष 1740 ईस्वी में कम उम्र में ही बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हो गई। तो बाजीराव फर्स्ट जो था, बाजीराव फर्स्ट, इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में। अब अगला पेशवा बनकर आता है बालाजी बाजीराव। इनका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। इनका शासनकाल जो है वो है 1740 से 1761। 1740 से 1761। 1740 से 1761। इसके समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय काल में हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय में। बालाजी बाजीराव के समय में। ये हमारे तीसरे पेशवा बने। तो इन्हीं के शासन काल में एक समझौता होता है, बहुत ही प्रसिद्ध समझौता, जिसे कहते हैं संगोला समझौता। संगोला समझौता जो कि 1750 ईस्वी में होता है। संगोला समझौता। यह समझौता मराठा पेशवा यानी कौन? मराठा पेशवा और
मराठा छत्रपति के बीच में हुआ। इसके अलावा मराठा साम्राज्य का वास्तविक मुखिया मराठा पेशवा बन गया। यानी संगौला समझौता के तहत ही मराठा का जो वास्तविक मुखिया बना वो पेशवा बन गया। और यह समझौता मराठा पेशवा और मराठा छत्रपति के बीच में हुआ था। तो इस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि जो मराठा साम्राज्य का वास्तविक मुखिया होगा, यानी मेन प्रधानमंत्री होगा, तो वह कौन होगा? वो पेशवा होगा। इसी के बाद में एक और काम होता है। इसी के समय में पेशवा की ओडिशा विजय, यानी पेशवा जो था उसने ओडिशा विजय प्राप्त की। कब? 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में बालाजी द्वितीय, इनको बालाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बालाजी बाजीराव को बालाजी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में मराठा सरदार रघु जी ने बंगाल के ऊपर यहाँ के नवाब अली वर्दी खां के समय में आक्रमण किया। फलतः इसी नवाब ने मराठों को अपना ओडिशा नामक प्रांत और 12 लाख रुपए चौथ के रूप में दिया था। इससे मराठों का कटक के ऊपर कब्जा हो गया। कटक कहाँ पर स्थित है? कटक जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आता है मराठों का दिल्ली और पंजाब अभियान। मराठों का दिल्ली और पंजाब अभियान। पेशवा बालाजी सेकंड के समय में रघु जी ने दिल्ली के ऊपर अभियान करके यहाँ पर नियुक्त अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि और मुग़ल बादशाह के मीर बख्शी नजमुद्दौला को पराजित कर दिया। लेकिन मराठे दिल्ली में ही नहीं रुके, वे यहाँ से पंजाब पहुँचे और पंजाब में शासन कर रहे अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर को पराजित कर दिया। तैमूर को पराजित कर दिया। नोट है, तैमूर के पराजय की घटना सुनकर, पराजय की घटना ही वास्तविक में पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी। तैमूर के पराजय की घटना ही पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। इसके बाद पंजाब पर कब्जा करने के बाद मराठे भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए। यानी पंजाब वाला क्षेत्र जो था वहाँ पर कब्जा करने के बाद मराठे सबसे शक्तिशाली बन गए। अब इनके घोड़े, यानी मराठों के घोड़े जो हैं अबाधित रूप से कटक यानी ओडिशा से अटक यानी पंजाब तक दौड़ सकते थे। मराठों के घोड़े जो थे अब अबाधित हो गए और अब वे कटक से अटक यानी कटक ओडिशा से अटक पंजाब तक दौड़ सकते थे बिना किसी बाधा के। इसके बाद होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित थे। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठा पेशवा बालाजी सेकंड को पराजित कर दिया। इसमें अब्दाली को अवध के नवाब, दिल्ली के मीर बख्शी और भारत के कई क्षेत्रीय शक्तियों ने सहयोग किया, जबकि बालाजी द्वितीय के तरफ से मुख्य सेनापति के रूप में इसके पुत्र विश्वास राव ने भूमिका निभाई।
जबकि सदाशिवराव भाऊ और इब्राहिम गारदी नामक इसके अन्य सेनापति थे। इसमें पेशवा बालाजी सेकंड के सारे सेनापति मारे गए और पेशवा को युद्ध में पराजित होने की सूचना वहां के व्यापारियों ने देते हुए कूट भाषा में कहा कि युद्ध में दो मोती अर्थात सदाशिवराव भाऊ व विश्वासराव विलीन हो गए। इस युद्ध का मुख्य कारण मराठों के साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षा था। इसके अलावा इस समय मराठों के विरुद्ध सभी भारतीय शक्तियां थीं और इसमें से कुछ ने अब्दाली को मराठों के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया भी था। काशीराज पंडित ने इस युद्ध के परिणाम के बारे में कहा कि यह युद्ध मराठों के लिए प्रलय लेकर आया था। इसी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं होगा जिसने अपना सगा संबंधी ना खोया हो। अर्थात कुल मिलाकर इस युद्ध में मराठों को जन यानी लोगों और धन यानी पैसा दोनों की हानि हुई। नोट 1526, 1556 और 1761 ईस्वी में पानीपत के 3 युद्ध हुए क्योंकि यह परंपरागत रूप से युद्ध के मैदान के रूप में प्रसिद्ध था और इस समय युद्ध बड़े बड़े मैदानों में ही होते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानीपत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ राजनैतिक रूप से 3 युद्ध हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध की हार से बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाया। फलतः 1761 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब हमारा अगला पेशवा जो बनकर आता है उसका नाम माधव राव जो है, इसका कार्यकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक है। माधव राव ने पानीपत की हार से मराठाओं को निजात दिलाने का प्रयास किया, यानी संतोष दिलाने का प्रयास किया कि कुछ नहीं होता है, कभी कभी युद्ध है तो कभी हमारी हार तो कभी जीत होती रहती है। उसने यह बताया अपने मराठाओं को। तो इसी समय वर्ष 1772 ईस्वी में प्रयागराज में अंग्रेज के अधीन शासन कर रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मराठों ने छुड़ा लिया और 1772 में अपने अधीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। इस घटना के बाद माधवराव को क्षय रोग हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। पेशवा माधवराव की मृत्यु को इतिहासकारों ने माना कि यह पानीपत के तृतीय युद्ध से भी घातक था। इसके बाद अगला पेशवा बनता है नारायण राव। यह माधव राव का भाई था। नारायण राव जो था यह माधव राव का भाई था। इसके समय में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य के विभाजन की बात की, लेकिन जब इसने यह बात स्वीकार नहीं किया तब रघुनाथ राव ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसका वध कर दिया। अब हमारा अगला पेशवा जो बनकर आया उसका नाम है माधव नारायण राव। यह नारायण राव का पुत्र था।
इसके समय में मराठा मस्तिष्क नाम से विख्यात नाना फड़नवीस ने संरक्षण प्रदान किया और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक शक्तिशाली परिषद का गठन किया जिसका नाम 12 भाई परिषद था। आपसे एग्जाम में पूछता है कि 12 भाई परिषद जो है कौन इसको लागू किया था, तो इसका नाम है नाना फड़नवीस के द्वारा 12 भाई परिषद को बनाया गया। इसी के समय में मराठा राज्य की विभाजन की बात रघुनाथ राव ने की, लेकिन जब इसकी एक न चली तब यह भागकर अंग्रेजों के पास चला गया। इसकी इसी दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ? जब रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य की विभाजन की बात कही, लेकिन उस समय के पेशवा माधव नारायण राव ने जब इसकी बात नहीं चलने दी तो यह जो है अंग्रेज़ों के पास गया मदद मांगने के लिए, और यही एक इसका दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्यवाही थी अंग्रेज़ों के प्रति, उससे ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? माधव नारायण राव, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध के दौरान एक संधि होती है जिसका नाम दिया गया सूरत की संधि। कब होती है? 1775 में सूरत की संधि होती है। इस संधि में कहा गया, यह संधि जो है अंग्रेज़ों की सूरत प्रेसिडेंसी के मुखिया और मराठा सरदार रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। इसकी शर्तों के माध्यम से रघुनाथ राव ने जब अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात कही, तब अंग्रेज़ों ने इसे मराठा क्षेत्र का पेशवा बनाने की वचन दी और मराठा क्षेत्र का पेशवा बनाने का वचन दिया, और कालांतर में मराठा क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सैनिक रूप से मदद भी की थी। इसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही एक संधि और होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है? मार्च 1776 में। यह संधि मराठा पेशवा अर्थात पूना दरबार और अंग्रेज़ों के बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य में हुई। पुरंदर की संधि किसके मध्य में होती है? यह संधि जो है मराठा पेशवा अर्थात जिसे हम पूना दरबार और कह सकते हैं और अंग्रेज़ों की बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य में हुई थी। इसके द्वारा सूरत की संधि स्थगित हो गई और रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों द्वारा संरक्षण न देने की बात कही गई। नोट: उपर्युक्त दोनों संधियों में से पुरंदर की संधि की शर्तें लागू नहीं हुई, जबकि सूरत के संधि की शर्तें लागू हुई, क्योंकि इसे लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यकारी संस्था निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मान्यता दी थी। फलतः सूरत प्रेसिडेंसी के अंग्रेज रघवा यानी रघुनाथ राव को संरक्षण देते रहे। इसी
समय एक और युद्ध होता है, एक युद्ध छिड़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं तालगांव का युद्ध। तालगांव का युद्ध, यह युद्ध पूना दरबार और सूरत के अंग्रेज़ों के मध्य में हुआ। इसमें अंग्रेज़ों को कड़ी पराजय मिली। तालगांव के युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजय मिली। जब यह पराजय हुआ तो इसके बाद एक संधि होती है, बड़गांव की संधि होती है। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि होती है। यह संधि अंग्रेज़ों और पूना दरबार के बीच में हुई, क्योंकि तालगांव के युद्ध में अंग्रेज़ बुरी तरह से पराजित हुए थे। इसलिए बड़गांव के स्थान पर अंग्रेज़ों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। जब यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी तो उस समय वारेन हेस्टिंग जो था उसने सतर्कता दिखाते हुए कहा कि बड़गांव के स्थान पर जब अंग्रेज़ों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी तब तत्कालिक बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच सतर्क हो गया और इसने अब मराठों के खिलाफ अपने सेनापतियों को मैदान में उतारा। फलतः मराठे कमज़ोर पड़ने लगे। सालबाई की संधि 1782 में हुई। 1782 में उसके बाद क्या हुई? सालबाई की संधि। यह संधि मराठा पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेज़ों के बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य हुआ। इसमें मध्यस्थता की भूमिका ग्वालियर के सिंधिया ने निभाई। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया था। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव का पक्ष हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उसे 3,50,000 यानी 3.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। वर्ष 1795 ईस्वी में मराठा पेशवा माधव नारायण राव ने नाना फड़नवीस के अत्यधिक कठोर और मनमानी रवैये से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद अगला जो पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय बनता है। 1795 से 1817 इसका शासनकाल होता है। यह अंतिम मराठा पेशवा था। तो आपसे पूछा अगर कि प्रथम मराठा पेशवा कौन थे, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। और अंतिम मराठा पेशवा कौन था, तो वह था बाजीराव द्वितीय, जिसका शासनकाल कब से कब है? 1795 से 1817 तक है। तो यह अंतिम मराठा पेशवा था। इसके समय में दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि किस पेशवा के कार्यकाल में दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो आपको ऑप्शन में दे देगा बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, बाजीराव थर्ड, बाजीराव फोर्थ, ऐसे दे देगा। या तो बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ऐसे करके दे देगा। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। इसने अपने समय काल में मराठा सरदार सिंधिया को अपने पक्ष में करके मराठा सरदार होलकर के भाई बिठू जी की निर्मम हत्या करा दी। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। इसी कार्रवाई ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को जन्म दे दिया। और इसी समय एक वसीन की संधि होती है। जब आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है सेकंड, तो उसी समय एक संधि होती है जिसे हम लोग वसीन की संधि कहते हैं। यह संधि
31 दिसंबर 1802 ईस्वी को होती है। यह संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के मध्य हुई। अंग्रेजों और मराठा के पेशवा बाजीराव सेकंड के मध्य हुई थी। इसके द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों को सूरत नगर दे दिया। इसके द्वारा पेशवा ने अपना 2/3 भाग अंग्रेजों को दे दिया और इसी के द्वारा ताप्ती नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित लगभग 26 लाख रुपया वार्षिक की आय वाला भाग पेशवा की तरफ से अंग्रेजों को मिला। वसीन की संधि का परिणाम क्या निकला, तो देखेंगे कि इस संधि के द्वारा मराठा पेशवा ने सुरक्षा के नाम पर अपना 2/3 भाग अंग्रेजों को सौंप दिया और इसी कार्रवाई ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जन्मा था। इस संधि के बारे में कहा जाता है कि इसकी शर्तों ने इस संधि से मराठों का भौगोलिक नक्शा ही बदल डाला था, इसलिए इसे मराठों की भित्ति चित्र बदलने वाली संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ, तो 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। यह युद्ध मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर वेलेजली के मध्य हुआ था। वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करके हैदराबाद, मैसूर, तंजौर व अन्य रियासतों को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया। इसी ने 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में फ्रांस के शासक नेपोलियन को कैद कर लिया था। इसके बाद 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को एक संधि होती है जिसका नाम है देवगांव की संधि। यह संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार भोसले के मध्य में हुई थी। इससे भोसले ने अपने राज्य का अधिकतर भाग अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बाद फिर एक संधि होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। दोस्तों यह संधियाँ इसमें जितने हैं ये आपके प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुत पूछता है। ये आप लोग एक कॉपी लीजिए और एक पास सभी संधियों को लिख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। यह संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार सिंधिया के मध्य में हुई। इसमें सिंधिया ने अपना अधिकतर भाग अंग्रेजों को सौंप दिया। इसी के बाद आता है हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 ईस्वी के मध्य में होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में संपन्न होता है। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। जब मराठा का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग सॉरी दोस्तों, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये दूसरा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग भारत में अंग्रेजों का श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था। इसलिए इसने सभी मराठा क्षेत्रों को चारों तरफ से घेर लिया और पूना दरबार, सिंधिया दरबार और होलकरों के साथ इनके ना चाहने पर भी संधियाँ की। तो
तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में इसने की, पूना की संधि। यह संधि लॉर्ड हेस्टिंग और पूना दरबार अर्थात पेशवा के साथ हुई। लॉर्ड हेस्टिंग और पूना दरबार अर्थात पेशवा के साथ हुई। इस संधि के द्वारा पेशवा के राज्य को अंग्रेजी राज्य, पेशवा के साम्राज्य जो हैं, पेशवाओं के साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निकालकर अंग्रेजों ने कानपुर के समीप स्थित गंगा नदी के किनारे बिठूर भेज दिया गया और इसको अंग्रेजों ने 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दी गई। अब अंग्रेजों ने पूना को अपने अधीन करके प्रताप सिंह को दे दिया। इसके बाद ग्वालियर की संधि 1817 में होती है। ग्वालियर की संधि 1817 में होती है। यह संधि लॉर्ड हेस्टिंग और सिंधिया के मध्य में हुई। इसके द्वारा सिंधिया ने अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी के बाद एक और संधि होती है जिसका नाम है मंदसौर की संधि। 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि होती है। मंदसौर जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और अपनी सांप्रदायिक स्थिति के कारण यह चर्चा में बना रहता है। यह संधि मराठा सरदार होलकर, मंदसौर की संधि मराठा सरदार होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसके द्वारा होलकर ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। मंदसौर की संधि के द्वारा मराठा सरदार होलकर ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके बाद हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि यह संधि अंग्रेजों के द्वारा किसी भी मराठा सरदार के साथ संपन्न की गई अंतिम संधि थी। मंदसौर की संधि जो थी यह अंग्रेजों के द्वारा किसी भी मराठा सरदार के साथ संपन्न की गई अंतिम संधि थी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। वीर शिवाजी और मराठा साम्राज्य का इतिहास जो है यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने यारों दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग बताएं कि हम और क्या इसमें पढ़ाएं। कोई बुक अगर स्टार्ट करना हो NCERT वगैरह तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपके समक्ष NCERT बुक भी शुरू करूँगा। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।